स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है और आज हम देखने जा रहे हैं 10th के अंतर्गत विज्ञान। और विज्ञान में जो पहली इकाई है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं में हम आज सबसे पहले ये देखेंगे कि रासायनिक क्रिया होती क्या है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरणों को लिखने के नियम क्या होते हैं और रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। ये 4 पॉइंट होंगे आज हमारे लेक्चर्स के, जिसमें हम एक एक करके उस पर डिस्क्रिप्शन देंगे। जिसमें सबसे पहले है रासायनिक क्रिया। और रासायनिक क्रिया है क्या? इसका सिंपल सा मतलब है, आपके पास में ए और बी दो पदार्थ हैं, ठीक है, जो अपने अपने गुणधर्म रखते हैं, कुछ ना कुछ तो गुण होंगे पहले से उनके, लेकिन वो दोनों आपस में मिल गए और मिलकर के पुराने गुणधर्म को समाप्त कर दिए और एक नया गुणधर्म वाला नया पदार्थ बना लेते हैं। यानी पुराने गुण क्या हो गए? समाप्त। और क्या बना लिए? नया पदार्थ और नए गुण के साथ। तब हम कहते हैं कि उनके बीच में रासायनिक क्रिया हुई है। अब इसके लिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेकिन हम जब रासायनिक क्रिया का उदाहरण समझें तो यह जरूरी है कि हम भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण भी समझें। तो समझना है, अब हम यह मानकर चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में, यहां पर एक गिलास है और इस गिलास में पानी है, और पानी के साथ यहां मान के चलें आपके पास क्या है? दो पदार्थ है। लेकिन शक्कर का जो गुण है मीठा होना है मीठा। जब इस शक्कर को पानी में हम घोल दें तो आप जानते हैं कि वो क्या बन जाएगा, और शरबत कैसा होगा? तो शक्कर का पहले गुण कैसा था, बाद में भी गुण कैसा है? तो क्या गुणों में कोई परिवर्तन आया क्या? इसका मतलब चूंकि गुणों में परिवर्तन नहीं आया है, यानी इनके बीच रासायनिक क्रिया नहीं हुई है। तो ये किस क्रिया का एग्जाम्पल है? ये भौतिक क्रिया का उदाहरण है। गुण बने रहे ना। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनमें कि पहले के गुण और मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसके गुणों में अंतर होता है। जैसे कि आप जानते हैं H2 गैस होती है। H2 क्या होती है? O2 यानी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है? गैस है। लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बनाते हैं H2O यानी कि जल, और इसे नीचे कोष्टक में लिखा जाता है L यानी लिक्विड। अब बताओ कि ये दोनों गैसें थी, उन गैसों से मिलकर के क्या बना है? द्रव बना। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनके बीच में रासायनिक क्रिया? अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा को। अब परिभाषा को समझेंगे हम स्टेप टू स्टेप। देखिए, हम जब दो या दो से अधिक, अकेला पदार्थ तो कुछ करेगा नहीं, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक या पदार्थ मिलकर नए गुण वाला, जिस शब्दों पर ध्यान दो, कैसा गुण? नए गुण वाला नया यौगिक या पदार्थ बनाते, तब माना जाता है कि उन पदार्थों या यौगिकों के बीच में क्या हुई है? रासायनिक। उदाहरण के रूप में H2 + O2 और क्या बन गया? H2O2 जो कि गैस अवस्था में थे, लेकिन मिलकर के इन्होंने द्रव अवस्था प्राप्त किया, गुण बदल चुके हैं। हम कह सकते हैं कि इनके बीच में रासायनिक क्रिया हुई है। अब बात आती है रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, यानी नया पदार्थ बनने के पहले वाले। जैसे कि यहां कौन है? H2 और O2। ये क्रिया में भाग लेंगे, इनको हम कहते हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक कौन है? इसका एक और नाम है अभिकारक, इंग्लिश में रिएजेंट कहेंगे इसको। क्रियाकारक रासायनिक क्रिया में क्या करने वाले?
भाग लेने वाले यौगिक या पदार्थ क्या कहलाते हैं? और क्रियाफल का मतलब होता है रासायनिक क्रिया में बनने वाले पदार्थ। जैसे यहां H2O एक क्या है? क्रियाफल है। रासायनिक क्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ, इनको उत्पाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। ये क्या है? ये प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है? तो अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्लियर है? दो या दो से पदार्थ या यौगिक आपस में मिलकर नए गुण वाले नए यौगिक या पदार्थ बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि उन पदार्थ या यौगिकों के बीच में रासायनिक क्रिया हुई है। ठीक? और रासायनिक क्रिया को सूत्र और प्रतीक के रूप में यदि दर्शाया जाए, जैसे इसको थ्योरी के रूप में क्या कह रहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं। तो हाइड्रोजन जब मैंने कहा तो मैंने H2 लिख दिया, जब मैंने ऑक्सीजन कहा तो क्या लिखा? पानी कहा तो क्या कर रहा हूं मैं? रासायनिक समीकरण को सूत्र और प्रतीकों के रूप में लिखने पर जो रूप प्राप्त होता है, यानी ये जो रूप प्राप्त हुआ है ये कंप्लीट, ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। उनकी भी जो नया पदार्थ बना है मतलब रासायनिक क्रिया हुई है, पर उस रासायनिक क्रिया में जो भी कुछ हुआ है उसको हम किसके रूप में लिखेंगे? सूत्र और प्रतीक के रूप में। देखो अब डेफिनेशन, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक क्रिया, रा क्री मतलब समझ गए ना, चौक भी बचती है और समय भी बचता है, इसलिए रा करके और तुम लोग पूरा लिखना। किसी रासायनिक क्रिया को सूत्रों और प्रतीकों के रूप में लिखने से जो रूप प्राप्त होता है वह रूप क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे एक एग्जाम्पल समझाया गया है कि सोडियम और क्लोरीन क्रिया करके नमक प्राप्त होता है। तो तुमने कहा कि सोडियम, तो सोडियम कैसे दर्शाते हो आप? Na से। फिर कहा वह क्लोरीन, वह बोले तो आपने धन लगा दिए। तो क्लोरीन तो पता है आपको कि यहां Cl2 होता है, मिलकर क्या बनाते हैं? नमक। आपको पता है फॉर्मूला क्या है? NaCl बनाते हैं। ठीक? तो जो बात आपने कहा कि किस किस के बीच में क्रिया हुई और कौन बना, उसके लिए आपने उसको एक रूप दे दिए सूत्र और प्रतीकों के रूप में। तो ये जो है वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसका एग्जाम्पल, रासायनिक समीकरण क्या है उसका एग्जाम्पल, ये क्लियर हुआ होगा। और अब हम देखने जा रहे हैं कि इन रासायनिक समीकरणों को लिखने के कौन से तरीके हैं। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है मैंने इसका एक वीडियो आपको सेंड कर चुका हूं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके, जिसमें आपने कौन सी बात पढ़ी थी? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, गैस, ठोस, द्रव। हो चुका है क्या ये? यदि ये हो चुका है तो आज हम आपको लेकर चलेंगे इसी के आगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है और कैसे संतुलित करते हैं? क्यों करना पड़ता है और कैसे संतुलित करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आज के इस लेक्चर में होने वाले हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले, और जो केवल वीडियो देख रहे हैं वो चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके पश्चात हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम ये देखते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने संतुलन तो बताया ही नहीं है कि क्या है, तो करने की जरूरत की तो बात ही क्या। पहले ये तो बताओ कि संतुलन क्या है। संतुलन का यह मतलब है कि जिसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों में प्रत्येक तत्व, प्रत्येक की मात्रा बाईं पक्ष में और दाएं पक्ष में बराबर होना चाहिए।
इधर 10 कार्बन भाग लिए तो यहां भी 10 कार्बन भाग लें, यहां 5 ऑक्सीजन है तो यहां भी 5 ऑक्सीजन हो, यहां 2 सोडियम है तो यहां भी 2 सोडियम। पहली बात, पर ऐसा क्यों करते हैं? ठीक, तो बात को यहां थोड़ा समझें। सबसे पहले एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। आज आपने जो देखा वो Na और कौन सा, मान लो ये Cl। कुछ देर पहले हमने देखा कि इससे क्या बन गया, तो मैंने छोड़ दिया था इसको। लेकिन अब बात आती है संतुलित है या नहीं है ये। यहां कितने सोडियम है, यहां भी कितना सोडियम है, क्लोरीन कितने हैं, एक क्लोरीन कितना है यहां, तो क्लोरीन इक्वल है क्या, यानी ये असंतुलित है। और संतुलित करने का ये मतलब है कि दोनों पक्षों में मात्रा क्या होनी चाहिए। आओ जरा देख, तो क्या करेंगे, जैसे यहां 2 है तो यहां 2 कर दिए, उसमें क्या है। तो बोले सर ऐसा नहीं, आपको नहीं बनता, बोले इधर 2 करो। बोले तो इधर कभी भी अपनी मर्जी से पीछे साइड में कोई अंक हम नहीं लगाते, जो लगाना है वो। लेकिन ऐसा जब किए तो 2 और यहां कितना 1 है और यहां कितना लिखा है देखो, तो क्लोरीन 2 एकम, तो 2 क्लोरीन है वो तो ठीक है। लेकिन सोडियम में देखो 2 एकम, तो सोडियम 2 होगा, जबकि यहां कितना है, तो इसके ठीक सामने क्या लगा दिया। अब चेक कर लो, दोनों ओर सोडियम 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, और ये क्या है बताओ, ये है क्रिया कारक, और ये जो है वो क्या है, क्रियाफल। तो इन दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। किस नियम के आधार पर, तो वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण। पूरी प्रकृति में द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है, ठीक। यानी द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही केवल उसका रूप बदला जा सकता है। आप सुबह से 10-20 पूड़ी खा के आए होगे, एक एक, तुम ज्यादा खाई होगी। तो पूड़ी काय से बना, आटे से। आटा किससे बना, तो वहां पे आटा जो बना तो गेहूं ही कन्वर्ट हुआ आटे में, आटा कन्वर्ट हुई रोटी में, और रोटी कन्वर्ट होके हमारे ढेढेरे में गई, मतलब आमाशय में, साहित्यिक भाषा में। तो बात समझना है कि यहां लिखेंगे क्या, हम ये लिखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किए जाते हैं, तब आपको इसका क्या लिखना है यहां पर, आंसर। यहां लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण, कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से रासायनिक क्रिया द्वारा, किसके द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक। केवल उसका रूप बदला जा सकता है। अर्थात रासायनिक क्रिया के पहले, अर्थात रासायनिक क्रिया के पहले एवं रासायनिक क्रिया के पश्चात द्रव्यमान समान, पश्चात द्रव्यमान क्या होना चाहिए, द्रव्यमान समान होना चाहिए, द्रव्यमान समान होना चाहिए। इस कारण
इस कारण रासायनिक क्रिया को संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। बात समझ आ गई? ये क्रिया कारक है और ये, इन दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? कौन से नियम का पालन करेगा? इसीलिए रासायनिक समीकरणों को क्या करते हैं? संतुलित किया जाता है। फिर हम एक ऐसे उदाहरण की चर्चा करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में स्पेशली दिया हुआ है। इसके जस्ट बाद हम अगली स्लाइड में, एनसीईआरटी बुक में स्पेशली आप देखेंगे एक Fe प्लस H2O और यहां दिया हुआ है Fe3O4 प्लस H2। यहां पर ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में स्पेशली दिया है कि आयरन किससे क्लियर कर रहा है? जल से क्रिया, और बना क्या रहा है? Fe3O और प्लस H2। अब यहां देखें, इसको क्या करना है अपने को? संतुलित। तो जब आप अपनी बुक देखेंगे तो उसको सिखाने का तरीका बड़ा लेंदी कर दिया है, ठीक? और उसको अपने को कैसे करना है ये बात नहीं बताना है, उसको करके बताना है, ठीक है? अब कैसे संतुलित होगा सुनो। यहां एक बात बताओ, कौन कौन एलिमेंट्स भाग ले रहे हैं भाई? यहां पे FeO और H। इस साइड बताओ Fe कितना है? यहां 1 है। H कितना है? 2 है। O कितना है? यहां पे Fe कितना है? 3 है। O के सामने कितना है? ये H कितना है? 2 है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 4। 4 किसका है? 4 है, यानी यहां 4 ऑक्सीजन है, जबकि उस ठीक सामने कितना ऑक्सीजन है? तो हम क्या कर दें? 4 कर दें। बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने बाईं ओर और दाईं ओर जो तत्व भाग ले रहे हैं उनको लिख दिया मैंने, FeHO, FeOH, यहां भी FeOH। ये क्रिया कारक के लिए लिख दिया मैंने। ये किसके लिए? क्रिया कारक के लिए। और ये लिखा मैंने किसके लिए? क्रिया फल। ये रफ में करना है। यहां था जो मुझे दिखा वो लिखा, यहां जो दिखा मैंने लिखा। जब देखा मैंने सबसे बड़ा मान क्या है गोला करूं, सबसे बड़ा किसके लिए? इधर अगर 4 है तो सबसे बड़े वाले को पहले सेट कर लो। तो मुझे दिखा कि ऑक्सीजन तो कितना है यहां, तो सामने 4 लगाना पड़ेगा, मैंने 4 लगा दिया। इसका मतलब अब ये कितना हो चुका है? हो गया बराबर, भूल जाओ इसको। अब गौर से देखो, ऐसा करने से कुछ बिगड़ा क्या? वहां हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी, लेकिन हाइड्रोजन अब कितने हैं यहां? इधर 2 ना हो के कितने हो गए? इधर कितने हैं? इसको भी क्या करना पड़ेगा? 8। और 8 करने के लिए यहां कितना लिखा है? इसका मतलब सामने 4 लगा दूं तो होगा ये भी 8, इसका भी काम। अब बचा कौन? लेकिन ये देखो, यहां 4 लगाने से पुराना वाला बिगड़ तो नहीं गया? यानी कई बार होता है ना कि हमने उसको तो सेट कर दी, दूसरा बिगड़ गया, इसलिए पुराने वालों को एक बार फिर चेक करो। ऑक्सीजन 4 है कि नहीं? अभी भी 4 एकम 4 और ये 4। हाइड्रोजन 4 दूनी और हाइड्रोजन 4 दूनी सब बराबर है, केवल काय में अंतर है। Fe यहां कितना है? यहां कितना है? तो सिंपल सी बात है, यहां क्या कर दूं? हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित। कोई तकलीफ? आपको एग्जाम में ये जो प्रोसेस बता रहा हूं ये सब नहीं लिखना है, आपको तो सीधे क्या करना है? संतुलित करना है। प्रोसेस नहीं बताना, लेकिन प्रोसेस पता होना जरूरी है। इसके भी एलिमेंट लिखो, इसका भी लिखो। जो सबसे बड़ा है उसको पहले करो, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे, ठीक है? और अगर इस क्रम को आपने बिगाड़ भी दिए तो कुछ नहीं होता, आप नीचे से ऊपर भी जाके संतुलित कर सकते हो, उससे कोई लेना देना। फाइनली एंडिंग आंसर एक जैसा आना
चाहिए, इतना बस ध्यान रखना है बरोबर। इससे कोई दिक्कत नहीं कि आपने दिमाग में क्या सोचे, मैंने जो बताया वो सोचे या आपने अपना कोई तरीका लगाया, कोई तकलीफ नहीं है, बस सही होना जरूरी है, इतना ध्यान रखना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो आपने देखा कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किए जाते हैं, और फिर एक एग्जाम्पल में हम देखा कौन सा तरीका हम अपनाते हैं जिससे कि रासायनिक समीकरण क्या हो जाएं, संतुलित हो जाएं। ठीक है, यहां तक का कंफ्यूजन कोई क्लियर है? ये